चलिए, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। साथियों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न। दोस्तों, यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बनाया गया है। दोस्तों, साथ में यदि आप यूपी टेट दे रहे हों या फिर एस टेट दे रहे हों या फिर किसी भी राज्य से संबंधित टीटी एग्जाम में हिस्सा ले रहे हों जिसमें भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते चलिएगा और हो सके तो सभी प्रश्नों को दोस्तों नोट जरूर करते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों से बाहर आपके एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। तो साथियों, चलते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। चलिए, यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर पहला दिया गया है पत्थर की नक्काशी, ऑप्शन दूसरा दिया गया है हाथी दांत की नक्काशी, और जो तीसरा दिया गया है कह रहा है कि लकड़ी की नक्काशी, या फिर चौथा है मोमलोपी ढलाई का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए, यहाँ पर नक्काशी दिया गया है। तो नक्काशी में आपको बता देता हूँ, एक प्रकार की जो डिजाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, नक्काशी बोलते हैं। दोस्तों, जैसे पत्थर पे देखना कोई भी प्रतिमा बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, नक्काशी बोलते हैं। मान लीजिए जो खरोंच खरोंच कर पत्थर को तोड़ तोड़ के जो देखा होगा आपने, जैसे माता की कोई मूर्ति बनाता है, या फिर लकड़ी पर देखिए जो डिजाइन निकाली जाती है जिसको खरोंच खरोंच कर बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, नक्काशी बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा सही आंसर जाएगा वो जाएगा मोमलोपी ढलाई के लिए। ठीक है, जो मोम होती है उसको क्या होते हैं, इसके एक देखिए फरमा टाइप का बना लेते हैं, जिसमें क्या है जो कांसा होता है उसमें क्या होता है, कांसे को गलाकर उस फर्मे में डाल दिया जाता है। जो फर्मा बना होता है वो किसका होता है, मोम का बन जाता है दोस्तों। उसमें कांसे को पिघलाकर उसमें डाल दिया जाता है, जिससे क्या है वो प्रतिमा तैयार हो जाती है बनकर। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोमलोपी ढलाई। तो ऑप्शन डी के साथ में हमारा यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा। चलिए, इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों, बिल्कुल देखिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। सभी प्रश्नों को बिल्कुल गौर से ध्यान देकर देखते चलिएगा। चलिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि लॉर्ड डफरेन के वायसराय की पद अवधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर बी कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन सी यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और ऑप्शन डी कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस नहीं यहाँ पर कांग्रेस है, कि प्रथम अधिवेशन में कुछ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो यहाँ पर देखिए, आपको बताना है कि कथनों में से कौन से सही है। फिर देखिए, यहाँ पर जो भी यहाँ पर कथन सत्य होंगे आपको यहाँ पर फिर फाइनल आंसर देना है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए समझते हैं। तो पहला जो कथन है हमारा, कह रहा है कि लॉर्ड डफरेन के वायसराय के पद अवधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए भी यहाँ पर क्या है हमारा सही है, तो पहला हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थी, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, बिल्कुल ऑप्शन बी भी यहाँ पर सही है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके क्या है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र डब्ल्यू.सी. बनर्जी के हम रूप में इनको जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दूसरा भी यहाँ पर सही है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। बिल्कुल नहीं दोस्तों, देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो देखिए मुंबई में हुआ था। मुंबई में कौन सा प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था मुंबई में हुआ था। 1900 नहीं, 1885 में हुआ था। 1885 में हुआ था। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थी। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो हमारा जो सी है वो क्या हो जाएगा, यहां पर गलत हो जाएगा। डी कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुछ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर तीसरा भी, यहाँ पर जो डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए, जिस भी विकल्प में पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो देखिए ऑप्शन बी के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर जाता है, तो ऑप्शन दूसरा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यदि आपसे पूछता है कि कांग्रेस की जो आपका एक संगठन था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपको बिल्कुल याद रखना है ए ओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो बिल्कुल ये याद रखना है। पूछ सकता है कि कब की गई थी, तो देखिए 1985 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, आपसे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछ सकता है कि देखिए, तो जो ए.ओ. ह्यूम थे वो कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, तो वो भाई इंग्लैंड के रहने वाले थे, ब्रिटेन के। बेसिकली देखिए, आप जानते ही हैं, क्योंकि देखिए
जो ब्रिटेन का भारत पर जो अधिकार रहा है, इंग्लैंड का अधिकार रहा है, तो बस आपको याद रखना है इसको। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की शुरुआत की थी। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि बिपिन चंद्र पाल और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन बी कह रहा है कि बिपिन चंद्र पाल और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन सी कह रहा है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन डी कह रहा है कि CR दास और मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो देखिए यहां पर ऑप्शन सी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। देखिए यहां पर कुछ कंफ्यूजिंग यहां पर प्रश्न बन सकते हैं, देखिए जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। देखिए आपसे पूछ सकता है कि स्वराज पार्टी की यदि अध्यक्ष की बात करता है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको देखिए यहां पर सही आंसर क्या जाएगा आपका CR दास। लेकिन यदि आपसे पूछता है कि स्थापना किसके द्वारा की गई है, संस्थापक कौन है देखिए स्वराज पार्टी का, तो दोनों जाएंगे, CR दास और मोतीलाल नेहरू। लेकिन यदि आपसे पूछता है कि स्वराज पार्टी के महासचिव के रूप में किसको जानते हैं, कौन है महासचिव, तो देखिए मोतीलाल नेहरू को स्वराज पार्टी का महासचिव घोषित किया गया था। तो यहां पर देखिए कई सारे प्रश्न बन जाते हैं आपके एक ही टॉपिक से और आपके एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। तो मेरा यही काम है दोस्तों कि आपको मैं सही यहां पर जो संबंधित यहाँ पर प्रश्न जो बन रहे हैं उस टॉपिक से वो आपको सभी यहाँ पर बताता चलूँ। देखिए कोशिश करिएगा कि सभी ये पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। जितने से ज़्यादा आप पॉइंट को नोट करेंगे, आप एग्जाम के पहले इनको देखकर जा सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही अच्छे साबित होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था। पहला ऑप्शन दिया गया है यहां पर, पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों दांडी से, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वर्धा से, तीसरा ऑप्शन दिया गया है यहां पर साबरमती या फिर सेवाग्राम से। बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए यहां पर पूछ रहा है कि कहां से महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए तो देखिए यहां पर ऑप्शन सी के साथ में हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम था, जो महात्मा गांधी जी का आश्रम था जिसको हम साबरमती के रूप में जानते हैं, ठीक है, तो यहां से देखिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से इन्होंने क्या किया, 241 मील, देखिए कुल दूरी कितनी थी ये भी पूछ लेता है कि देखिए कुल कितनी दूरी तय की थी, तो 241 मील पैदल चलकर दांडी तक, देखिए साबरमती आश्रम से दांडी तक ये इन्होंने क्या है पैदल यात्रा की थी, जिसको क्या है हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में हम जानते हैं। देखिए और क्या है साथ में, देखिए नमक कानून बनाकर 1930 में 6 अप्रैल 1930 में नमक कानून इन्होंने क्या है तोड़ा था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन है कह रहा है कि क्विट इंडिया, ऑप्शन बी खिलाफत, सी कह रहा है कि लाल कुर्ता दल, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर चला जाएगा। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा लाल कुर्ता आंदोलन चलाया गया था। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को यदि आपसे पूछ सकता है कि सीमांत गांधी के रूप में हम किसको जानते हैं, तो सीमांत गांधी के रूप में हम भैया किसको जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही अच्छी तरीके से सभी बिल्कुल देखते चलेंगे सभी दोस्त। चलिए कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में नीचे दी गई घटनाओं का कौन सा सही काल अनुक्रम है। बिल्कुल ऑप्शन कह रहा है कि देखिए आपको यहां पर सही समय के अनुसार बताना है कौन सी घटना कब घटित हुई है। ऑप्शन ए कह रहा है यहां पर देखिए कि बंगाल विभाजन, देखिए बंगाल विभाजन लखनऊ समझौता हुआ है, इसके बाद में सूरत में कांग्रेस में फूट हुई है। इसके बाद ऑप्शन बी कह रहा है कि बंगाल विभाजन हुआ है, सूरत में कांग्रेस में फूट, या फिर लखनऊ समझौता। तो देखिए इनको सभी को एक क्रम से हमको लगाना है कि कौन घटना कब हुई है। चलिए कमेंट करके बताइएगा कौन कब हुआ है। चलिए तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं यहां पर कि बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो देखिए 1905 में बंगाल विभाजन की घटना हुई थी। लखनऊ समझौता की बात करते हैं तो 1916 में लखनऊ समझौता। इसके बाद सूरत में कांग्रेस में फूट कब हुई थी, तो देखिए 1907 में सूरत में जो सूरत अधिवेशन था, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था, इसमें क्या है कांग्रेस में फूट हुई थी, जिसमें से नरम दल और गरम दल दो आपके पार्ट में कांग्रेस विभाजित हो गई थी। तो देखिए यहां पर कौन सी घटना कब हुई थी इसके आधार पर आपको व्यवस्थित करना है। तो 1905
फिर इसके बाद 1907 में सूरत में कांग्रेस में फूट हुई, जिसमें से नरम दल और गरम दल आपके दो पार्ट में विभाजित हो गई कांग्रेस। इसके बाद क्या हुआ, लखनऊ समझौता। तो ऑप्शन बी के साथ में यहां पर हमारा सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। ऑप्शन ए है सतनिक, ऑप्शन बी है उदयन, बोधि यानी चक्षु। तो देखिए ऑप्शन बी के साथ में यहां पर हमारा सही आंसर चला जाएगा। बुद्ध के द्वारा कौशाम्बी कब गए थे, तो देखिए उदयन के शासनकाल में गए थे। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। आपको बताना है जो देखिए भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है सत्यमेव जयते, वो कहां से लिया गया है। कह रहा है कि ऋग्वेद से लिया गया है, मत्स्य पुराण से, या भागवत गीता से, या फिर मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं यहां पर। देखिए सबसे पुराने वेद की यदि आपसे बात पूछता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद को हम सबसे पुराना वेद जो देखिए। इसके बाद कह रहा है कि मत्स्य पुराण, यदि आपसे पूछता है कि देखिए कुल पुराणों की संख्या कितना है, 18 है। और यहां से देखिए प्रश्न बनता है कि मत्स्य पुराण देखिए आपका क्या है, सबसे प्राचीन पुराण की यदि आपसे बात पूछता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, वो है आपका मत्स्य पुराण, जिसमें भगवान विष्णु का देखिए मत्स्य रूप जो धारण किया था उसके बारे में इसमें विवरण है। इसके बाद कह रहा है भगवत गीता या फिर मुंडकोपनिषद। तो देखिए मुंडकोपनिषद की बात करते हैं तो देखिए अथर्ववेद की बात करते हैं तो देखिए अथर्ववेद में दो आपके उपनिषद हैं, जिसमें से एक है मुंडकोपनिषद और दूसरा है मांडूक उपनिषद। तो मुंडकोपनिषद की बात करते हैं तो देखिए सत्यमेव जयते की बात करते हैं तो देखिए कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और देखिए यहां पर एक और प्रश्न बनता है, पूछता है कि देखिए सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है आपका। तो याद रखना है मांडूक के उपनिषद आपका सबसे छोटा उपनिषद है। और यदि आपसे पूछता है कि सबसे प्राचीन आपका जो उपनिषद है वो कौन सा है, तो छांदोग्य उपनिषद है जो देखिए सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसमें क्या है, देखिए कृष्ण जी का उल्लेख यदि आपको पूछता है कि किस उपनिषद में आपको देखने को मिलेगा, तो वो है आपका छांदोग्य उपनिषद जो सामवेद का एक उपनिषद है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। ऑप्शन पहला है नालंदा, गया, राजगीर या फिर बोध गया। तो देखिए यहां पर आपसे पूछता है कि कुल, यहां पर देखिए प्रश्न बन रहा है, कह रहा है कि जो आपकी प्रथम बौद्ध सभा है वो कहां पर आयोजित की गई थी। तो यहां पर देखिए ऑप्शन सी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। राजगृह में आपकी सबसे पहली जो आपकी बौद्ध सभा है वो आयोजित की गई थी। इसके बाद देखिए पूछ सकता है कि कुल कितनी आपकी जो सभा है, बौद्ध सभा है, वो कुल कितनी आयोजित की जा चुकी हैं। तो देखिए अभी तक कुल कितनी 5 जो बौद्ध सभा है वो आयोजित की जा चुकी हैं। यदि पहली की बात करते हैं तो देखिए पहली जो बौद्ध सभा है वो राजगृह में, इसके बाद दूसरी की बात करते हैं तो वो है वैशाली, और तीसरी जो राज्यसभा है वो कहां पर आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र। चौथी जो राज्यसभा है वो कहां पर, कुंडलवन में आयोजित की गई थी। तो इन सभी को आपको याद रखना है, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। ऑप्शन ए कह रहा है कि नंदलाल बोस, ऑप्शन बी कह रहा है अंबेडकर, सी कह रहा है वीर सावरकर, और ऑप्शन डी कह रहा है ज्योतिबा फुले। तो देखिए ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखिए आज के प्रश्न सभी कंप्लीट हो चुके हैं और इतने ही प्रश्नों के साथ में आपके सामने उपस्थित हुआ था। दोस्तों देखिए जितने ये प्रश्न थे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार यदि आपने नहीं देखा है वीडियो को अच्छे से तो फिर से देख लीजिएगा एक बार। दोस्तों चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।